नमस्ते भैया। मेरा स्क्रीन सब लोग को दिखाई पड़ रहा है? जी महोदय, दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद। महोदया जी, नमो नमः। आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। आवाज बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा है या केवल मुझे को? बहुत कम आ रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है मुझे तो। मुझे तो ठीक से आ रहा है महोदय। और कोशिश करिए थोड़ा नेटवर्क मैं जहाँ उस पर वाले हो से उसी को। वो ज्वाइन हूँ मीटिंग वाले में, इसमें आवाज ही नहीं आ रहा है मुझे कुछ भी। नहीं, आप थोड़ा चेक करिएगा, थोड़ा नेटवर्क अच्छा हो उसी के ऊपर जाए वहां से। जी, नेटवर्क थोड़ा आप देख लीजिए अपना, जहाँ पर मेरा नेट बहुत अच्छा है, पर ये वाले में मुझे भी प्रॉब्लम आ रहा है। एक बहन है वो भी ज्वाइन नहीं कर पाती है। आपने वो जो उस दिन दिया था लिंक, उससे ज्वाइन करूं मैं? नहीं नहीं, वो गूगल वाले से नहीं है, ये जियो वाला है, इधर इससे ही करना है। जी, ये तो बिल्कुल कान में लगा के रखना पड़ रहा है तब आपका आवाज आ रहा है, बाकी ऐसे आ ही नहीं रहा है मुझे। फिर देखूंगी कैसे मैं। और किसी को भी कोई और दिक्कत है क्या, या खाली वंदना जी की है ये? आपकी आवाज वैसे कट कट होके आ रही है, कट रही है। बाकी मुझे तो सुनाई दे रहा है। हाँ, मेरे को हर बार प्रॉब्लम आती है ये वाले में। मेरा डाउनलोड किया हुआ है तो मुझे बहुत तकलीफ पड़ती है इसमें। और मेरा तो अच्छा नेट अच्छा है, सब में एकदम फास्ट पकड़ता है। अभी मैं घर थी, पर अभी तो मैं आश्रम में हूँ, तो यहाँ तो मुझे होना ही चाहिए। एक सेकंड रुकिएगा, मैं देखता हूँ। जी जी। अच्छा, मैं नेटवर्क स्विच कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। अगर आप लोग भी डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है? जी हाँ महोदय। जी। अच्छा, अभी बताएं, अभी कैसा है? आवाज आ रही है? मुझे तो ठीक ही आ रहा है। मैंने ईयरफोन लगाया है तो थोड़ा सा आ रहा है मुझे, पर फिर भी थोड़ा सा ब्रेक तो होता ही है आवाज में।
नहीं, अभी तो सही होना चाहिए, थोड़ा आवाज इसलिए पूछ रहा था। चलिए, अगर थोड़ा सुनाई पड़ा है तो आप देख लीजिएगा। जी जी ठीक है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सेशन की। और स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हमने लास्ट टाइम जो संधियां पढ़ी थी, आज हम लोग उन्हीं संधियों को थोड़ा सा देखेंगे, शुरुआत में रिवीजन के तौर पर, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो संधि प्रकरण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये न सिर्फ आपके परिचय के काम में आएगा, परिचय में आपकी ये सारी संधियां आती हैं। तो संधियों के जो तीनों प्रकार आपको बताए गए थे, उसमें से स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। स्वर संधि के हमने उदाहरण देखे थे। स्वर संधि में हमने देखा था कि कौन कौन सी संधियां होती हैं। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक सेकंड में ये स्क्रीन पे बंद कर रहा हूँ। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। तो हमने जो संधियां देखी थी उसमें हम आपको रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा जो दिखाना था। ये सारी संधियां हम कर चुके थे। हम इनको दोबारा ऐसे अभी ऐसे नहीं देखेंगे पूरे डिटेल में। ये सारे गुण संधि और जो बाकी की संधियां हैं, मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ इनको, क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं। ये आपने देखा, तो ये देखिए, अब मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ जो हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये स्लाइड आपको आपके भी रिवीजन के काम में आ जाएगी, क्योंकि अभी तक आपने डिटेल में पढ़ा था। हमने 4 संधियां देखी थी जो कि स्वर संधि में आती हैं। स्वर संधियों में ये 4 संधियां थी: सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ये 4 संधियां हमने देखी थी। इसमें जो सवर्ण दीर्घ संधि है, इसका जो शॉर्ट में अगर आप ऐसे याद रखें कि इसमें ह्रस्व और जो दीर्घ स्वर है, इसे याद कोई भी जो स्वर होते हैं, स्वर आपके 5 हैं, आपको पता है, आ, ई, उ, उसके बाद र और फिर ल। ये 5 स्वर हैं, उनके ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। तो वो जो ह्रस्व और दीर्घ है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक सवर्ण है। सवर्ण का मतलब एक ही स्वर है, एक ही वर्ग है, एक ही स्वर है, उसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर वो उसका ह्रस्व रूप हो या उसका दीर्घ रूप हो, उसके बाद में उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ अगर आता है, तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाएंगे। ये सवर्ण दीर्घ संधि होती है। उसके बाद होती है गुण संधि। गुण संधि में आ और आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ, इसके साथ में ये आपके पहले जो शब्द होगा उसके अंत में आता है आ या आ, और उसके बाद में अगर ई उ र ल अगर ये आते हैं, तो इनसे उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, और इन दोनों को हटाकर उसकी जगह आ और ई का मेल जब होता है तो ए बन जाता है, आ और उ का जब मेल होता है तो ओ बन जाता है, आ और र का ल अगर बनता है, मेल होता है, तो अर बन जाता है। और इसी प्रकार से आ और र, इसका जब मेल होता है तो संधि बनकर ये अल बन जाता है। तो ये गुण संधि है। गुण संधि में उसका गुण चेंज हो जाता है, मतलब आ के साथ में, अभी आप देखिए, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमारा जो पहला वर्ण है वो आ है। आ या तो ह्रस्व है या दीर्घ है।
उसके बाद में अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई आता है तो ए बनता है। उसी के साथ अगर उ या दीर्घ उ आता है, ह्रस्व उ या दीर्घ उ आता है तो ओ बन जाता है। र और ल के साथ में अर या अल बन जाता है। फिर हमारे पास है वृद्धि संधि। अब देखिए वृद्धि संधि में भी क्या हुआ कि अ और आ, ये जो ह्रस्व आ और दीर्घ आ है, इसके साथ में जो हमने पिछले पार्ट में गुण संधि में ए और ओ बनाए थे, उसके साथ में जब संयोजन होता है तो आई और औ हो जाता है। मतलब ह्रस्व या दीर्घ आ के साथ में ह्रस्व ए या आई, उसको जब मेल होता है तो आई बन जाता है। और इसी प्रकार से अ अकार के साथ में जब ओ या औ आता है तो औ बन जाता है। ये वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि उसी का ही एक उदाहरण है। अब जैसे आपने सवर्ण दीर्घ संधि में देखा कि सवर्ण दीर्घ संधि में कैसे इसका उदाहरण बनाएंगे, अ या आ, मतलब आकार जो है उसका ह्रस्व या दीर्घ, उसके बाद में फिर से आकार उसका ह्रस्व या दीर्घ अगर आता है तो वो दीर्घ आ बन जाता है। तो ये भी देखिए उसका जो पहला है उसमें आकार के साथ में आकार ही जुड़ रहा है, इसलिए उसको सवर्ण दीर्घ संधि बोला है। उसी प्रकार से इकार होगा, उकार होगा, ऋकार होगा और लकार होगा, उन सब के रूप वहां से आ जाते हैं। यहाँ गुण संधि में आकार के साथ में आकार नहीं आएगा। अब आकार के साथ में आ को छोड़ के, आकार के साथ छोड़ के बाकी के जो स्वर हैं उनके साथ में जब संधि होती है, जब मेल होता है, तब उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। फिर वृद्धि संधि में फिर से देखिए आकार ही है, उसके साथ में जो गुण संधि में ए और ओ बने थे उनके साथ में जब हमारा यहाँ पे मेल होता है तो जो संधि लगती है वो वृद्धि संधि कहलाती है। और उसमें जो दूसरा वाला आया ए या ओ हमने जो लिया उसका जो दीर्घ रूप है वो आ जाता है, तो आई और औ बन जाता है। इसी प्रकार से जब यण संधि होती है तो यण संधि में हम अभी तक शुरुआत में हमने आकार लिया था तीनों संधियों में, सवर्ण गुण और वृद्धि में। यण संधि में हम इकार ले गए, आकार नहीं लेंगे, आकार के रूप हो गए वहां पर। अब हम यण संधि लेंगे। यण संधि में इकार होगा, आकार को छोड़ के जो भी अन्य स्वर है वो, और प्लस कोई दूसरा स्वर। यानी अगर वो आपने इकार लिया हुआ है, इकार के साथ में अगर देखना है तो वो आकार हो सकता है, उसके बाद में उकार हो सकता है, एकार हो सकता है, र हो सकता है, ल हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ई नहीं होगा। ई के साथ में जब ई आएगा तो हमारी सवर्ण दीर्घ संधि कहलाएगी। इसलिए यहाँ यण संधि में ई के साथ में कोई दूसरा स्वर आएगा, तो जब वो आएगा तो हम उसका रूप परिवर्तित कर देंगे, ई की जगह या हो जाएगा, यकार हो जाएगा, तो इकार की जगह यकार हो जाता है। और जो बाकी स्वर है वो वैसे ही रहेगा। इसी प्रकार से उकार अगर आपने लिया है उसके साथ में कोई अन्य स्वर है, अन्य स्वर का फिर से मतलब वही है कि उकार को छोड़कर कोई दूसरा स्वर, पांच में से कोई भी स्वर अगर हो तो वो उ की जगह, उकार की जगह उकार बन जाएगा। इसी प्रकार र अगर है तो रा बन जाता है, र है तो ला बन जाता है। ये यण संधि कहलाती है। तो इतना तो रिवीजन का पार्ट था जो हमने लास्ट टाइम देखा था, पिछले सेशन में हमने देखा था ये। और उम्मीद करते हैं सब लोगों को ये पार्ट क्लियर होगा। याद करने के लिए ये स्लाइड आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो है वो है अयादि संधि। अयादि जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे, इसमें अय आदि संधि ऐसे करके इसको पढ़ा जाता है, तो अयादि संधि इसको बोलते हैं। यहाँ पर ए जैसे हमने लिया हुआ है पहले, उसके साथ में कोई स्वर अगर आता है तो ए की जगह अय हो जाता है। जैसे कि नाम से उसका दिख रहा है आपको, अयादि संधि में अय आता है शुरू में, तो ए अगर लिया है तो उसके साथ में कोई भी स्वर आएगा। व्यंजन की बात नहीं हो रही है यहाँ स्वर की बात हो रही है। ए के साथ में कोई भी स्वर आएगा तो वो अय हो जाएगा, ए की जगह अय हो जाएगा और स्वर वैसा ही रहेगा। अब इसमें से आप लोग को मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ और उसको देखकर बताइए कि वो क्या बनेगा। जैसे हरे प्लस ए आया तो यहाँ पर क्या बनेगा? हरई 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 हरई।
तो यहाँ पर बनेगा, देखिए जो पहले वाला ए है, तो जब ए जो आया उसमें, तो वो अय में कन्वर्ट हो जाएगा और स्वर वैसा ही रहेगा, बाद में स्वर वैसा ही रहेगा। तो जो ए आया है वो ए ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसका जो रूप परिवर्तित हुआ तो उसमें अय आया, तो रा के साथ में अय हो जाएगा, तो वो रकार जो है वो पूरा रा में परिवर्तित हो जाएगा, या आएगा, या के ऊपर एक ही मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा हर ये। इस प्रकार से देखिए दूसरा उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप आई लेंगे तो उसमें अय आया था पहले वाले में, ह्रस्व ए था, यहाँ दीर्घ ए है, तो इसलिए यहाँ पे आई जिसको बोलते हैं, और जब यहाँ पर आएगा तो आय हो जाएगा, पहले वाले में अय था, इसमें आय हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देखिए, इसको बताइए क्या हो सकता है ये। अय आई जो है उसकी जगह आय लिखना है, तो क्या कैसे बनाएंगे इसको। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, मैं लिख कर भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है, ना है, ये नकार है, ठीक है, उसके बाद में आई आया है। जब आप इसको विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो ये ऐसे आएगा, प्लस अकहा, ये आया और उसके बाद में कहा आया। अब आपको क्या करना है, इसकी जगह क्या करना है, आया। इतना सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ। अब देखिए, अब ये ना जी है, जी मौसा। ये नकार है, इसमें जब आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ना ना, ये हो गया ना। अब ये जो या है, ना ये इसमें आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, या, ना या ना आया, नायक नायका है। नायक कहो, नायक कहो। ठीक है, समझ में आया कैसे बन रही है। हाँ। इसको आपको तोड़ना आना चाहिए, इसको जो है विच्छेद करना आना चाहिए, वर्ण विच्छेद इसीलिए जो पहले बताया गया थे वो बहुत जरूरी है, उसको आप तोड़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये ऐसे जो है जुड़ जाते हैं, तो यहाँ से ना जो है उसमें आपने अलग कर दिया, आई अलग कर दिया, आई का ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, आय बन जाएगा, स्वर वैसे ही रहेगा इसका, तो यहाँ से अकह करके ये बन जाएगा, तो नायका हो जाएगा। तो खाली आय आपको लिखना है, बाकी सब चेंज हो जाएगा। चलिए इसके आगे का उदाहरण देखेंगे, एक और देखेंगे उदाहरण। सिंपल है, आप लोग अगर अपनी एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, समझ में आता रहेगा सारी चीजें। चलिए अगला देखते हैं, इसमें हम ओ ले रहे हैं, ओ के साथ में कोई स्वर आएगा, जैसे बताया था पहले वाले में ए है, ए और आई में आए और आए हो जाता है, इसी प्रकार ओ है तो इसमें अब हो जाएगा। और इसका उदाहरण देखिए, भो प्लस अभी, इसमें बताइए क्या बनेगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भो को पहले आप, भवत हाँ भो को विच्छेद करिए, क्या बना, भा, भा तो ये भकार बना, प्लस ओ प्लस ओ, ओ प्लस प्लस अ प्लस प्लस अ प्लस टी। अब ओ की जगह हमको क्या करना है, अब ओ की जगह आरी डालना, तो ये अब ये क्या करेंगे, भा और आ को इसको मिलाएंगे, भा पूरा हो जाएगा और वा और इस आ को मिलाएंगे, ये क्या बनेगा, ये होगा भा, आगे बनेगा वा, फिर बनेगा टी। सब तो आपने सुने ही होंगे क्या बन रहे हैं, भवती आपको सुना ही होगा, पहले हरिये सुना होगा, नायका सुना होगा, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ये किन शब्दों से बने हैं, इनमें संधियां लगी हैं, और ये संधियां जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो आप भवती देख रहे हैं ये एक शब्द नहीं है, ये दो शब्द हैं जो मिलकर बने। तो इसका उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ से हुई,
तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो। संस्कृत में हर चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग है, और इसीलिए मीनिंग है। भगवती जैसे आपने पढ़ा, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवती कोई शब्द है। भगवती शब्द बना है संधि के बाद में, तो वो बना किससे है? वो इनसे बना है। तो इनको जब आप तोड़ेंगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं कि आप कभी भी ये नियम याद रखें, और किसी में भी जब आप ये नियम लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बन रहा है, उससे शब्द क्या बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया ओ का उदाहरण। अब हम देखेंगे औ का उदाहरण, और अब आप बताइएगा कि औ अगर आएगा तो क्या बनेगा। जैसे ये है 9 प्लस ई का, क्या बनेगा इससे? 9 प्लस ओ नाव ओ प्लस ई प्लस कहा, और ओ की जगह पे आए, ये आव लगाना है। नौका, हाँ, किसने बोला नाविका? वो सही है। तो नाविका कैसे बना? नकार आया, उसके बाद में औ आया, औ हो गया, फिर क्या हुआ? ई आया, और उसके बाद आया कहा। तो औ की जगह क्या लिखना है? आ आव वाह। व अब इस पहले वाले ना के साथ में इसको जोड़ देंगे, और इस वा के साथ ना में ई को जोड़ देंगे, विक तो ये हो जाएगा ना। वा के साथ में ई जुड़ेगा तो हो जाएगा वी, और इसके साथ में कहा, तो ये बन जाएगा नाविका। क्लियर हो गया ये? हाँ जी। ठीक है, तो ये आपका हो गया अयाधि संधि। अयाधि संधि याद रहेगा सब लोगों को। अयाधि संधि में क्या हो रहा है? ए या ओ, उसके साथ में कोई भी स्वर आता है तो अय या अब हो जाता है। अब अगर उसका दीर्घ है तो उसका दीर्घ बन जाएगा, अगर ह्रस्व है तो ह्रस्व रहेगा। तो अय आय बन जाता है, अब आव बन जाता है। तो ये ए और ओ के साथ में अयाधि संधि इस प्रकार से बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे उसके अलावा और भी संधियां होती हैं, उन संधियों को एक एक रूप में देखेंगे। और ये सब बहुत सरल सरल है, आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा हुआ है इधर उधर, लेकिन आप लोगों को संधियां क्योंकि नहीं बताई गई थी, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये कैसे हो गया, इसको कैसे पढ़ेंगे, ये सारे रहते हैं। तो अभी पिछले सत्र में भी किसी ने पूछा था, अब यहाँ पर देख लीजिए इसका उदाहरण है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है पूर्व रूप संधि का, तो ये संधि कहलाती है पूर्व रूप संधि। इस संधि में क्या होता है कि जो पूर्व का जो रूप होता है वो रखा जाता है। जैसे पदांत में अगर ए आ रहा है, कोई भी अगर शब्द है उसके पदांत में ए आ रहा है, और उसके बाद में अगर आ आए, अकार आए, ये ए है, उसके बाद में अकार आए, तो क्या होगा कि ये जो पूर्व है, इसको पूर्व मतलब पहले वाला, पर मतलब बाद वाला। तो पहले क्या आ रहा है? ये आ रहा है पहले, तो पूर्व वाला जो है वो रहेगा, और जो बाद वाला आकार है वो गायब हो जाएगा, और उसकी जगह ये वाला साइन आएगा, अवग्रह इसको बोलते हैं, इस साइन को अवग्रह का साइन आ जाता है। ये चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चिन्ह केवल ये दिखाता है कि यहाँ पर जो संधि हो रही है, संधि के कारण, जैसे हरे प्लस अव लिखा है, तो हर ए लिखा हुआ है। ए यहाँ से देखिए, ए में ये देखिए रूप लग गया, यहाँ पर ए है और आ है, यहाँ पे ए है और यहाँ पर आ है, तो इसके कारण इसमें पूर्व रूप संधि लगेगी। और पूर्व रूप संधि लगने के कारण क्या होगा कि जो पूर्व वाला रूप है, मतलब ए है, वो वैसे ही बना रहेगा, और जो बाद वाला है उसकी जगह अवग्रह का साइन आ जाएगा। तो यहाँ ये जो आ है इसकी जगह हमने यहाँ पर ये अवग्रह का साइन लगा दिया। अब इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये आ केवल दिखाने के लिए है, जो ये अवग्रह का साइन है ये केवल दिखाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। ये केवल ये बताता है कि जब आप इस शब्द को, अगर ये शब्द आपको दिया जाए, इस शब्द से अगर आप ये बनाए इधर वाला,
ये बनाए। तो इसको अलग अलग करके जब आप लिखेंगे तो ए के साथ में आ अलग करके आपको ऐसे लिखना है। ये केवल ये बताता है। तो ये हरे अब ऐसे हो जाएगा जब आप इसको अलग अलग लिखेंगे। लेकिन जब एक साथ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हरेव। जब एक साथ पढ़ेंगे तो हरे पढ़ेंगे। जब इस संधि का विच्छेद करेंगे तो आपको हरे और अव लिखना है। यहाँ हरे ब नहीं लिखना। ये अगर अवग्रह नहीं होता तो आप खाली बा लिखते, आ नहीं आता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? हाँ जी तो ये आपने बहुत जगह साइन देखा होगा, अवग्रह साइन देखा होगा आप लोगों ने। मन में आता होगा कैसे बोलना है, क्यों आ रहा है, ये कहाँ से आ गया। तो ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण। पूर्व रूप संधि में अगर पदांत में ए है और उसके बाद में आकार आता है, ये आपका रूल है। इस रूल को याद रखिएगा, ये जो रूल है इसको याद रखिएगा। ये इस केस में ही लगता है, उसके अलावा नहीं लगता। चलिए दूसरा देखते हैं। ये थी पूर्व रूप संधि। अब हम देखेंगे पर रूप संधि। तो जैसे हमने पूर्व रूप में देखा था कि पूर्व रूप में पहले वाला जो था, जैसे इसमें ए था पहले वाला, पर रूप में मतलब बाद वाले में जो भी रूप आएगा उसको हम रखेंगे। ये हमारा लगता है अकारांत उपसर्ग में। उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग आप लोगों को पता होंगे क्या होते हैं। जैसे कृति, कृति एक शब्द है, एक एक पद है। उसके साथ में अगर हम पहले एक उपसर्ग लगा देते हैं, कोई शब्द लगा देते हैं, जैसे प्र लगा दिया उसके पहले, तो बन जाता है प्रकृति। तो प्रकृति बन गया। तो प्रकृति में जब आप लगाते हैं तो प्रकृति बन जाता है। तो वो जो प्रा है वो उसका उपसर्ग कहलाता है। तो ये उपसर्ग जो होते हैं ये पहले लगाए जाते हैं। और वो भी कैसा उपसर्ग है ये? अकारांत। कौन से उपसर्ग है ये? अकारांत। हाँ, बोलते जाइए तो आप लोग याद होते जाएंगे, इसी से में याद हो जाएंगे, बाद में रिवीजन में आप लोगों की आसानी रहेगी। तो जो भी उपसर्ग है वो अकारांत होगा। उसके लिए हम पररूप संधि देख रहे हैं। इसमें हमारे जैसे उपसर्ग है प्र, उप, अव, ये उपसर्ग है। इनके साथ में जब ए और ओ ये आते हैं, ए या ओ आते हैं, ये उपसर्ग हो गए और ये उसके साथ में आने वाले शब्द हो गए। तो क्या होता है कि इनका जो पर रूप है, पर रूप मतलब बाद वाला, तो पहले वाला जो है ये इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। और बाद वाले जो है इसको हम इसको कुछ नहीं चढ़ेंगे, पहले वाला जो है वो गायब हो जाएगा। पहले क्या था इसके? अकारांत था ये। अकारांत मतलब हर एक में आ रहा है। देखिए लास्ट में सबके आ रहा है। जैसे आपने लिखा प्र, ऐसे ही आपने लिखा ऊप। अभी मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए इसमें आकारांत कैसे है ये? अब आकारांत कैसे है? बताते जाइए। नहीं आता तो बता दीजिए, हम बताते जा रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोगों का रिवीजन होता जाएगा। आकारांत इसलिए है क्योंकि इसमें आ आया, आकार आया, फिर वकार आया और उसके बाद में आकार आया। तो लास्ट में अंत में आ आता है इस शब्द के, इसलिए इसको आकारांत बोलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी जी महोदय। उपा, उपा आकारांत क्यों है? क्योंकि इसमें ऊ आया, फिर पकार आया प और प उसके बाद में आ आया, आकार आया। प इसीलिए ये हो गया। ऐसे ही प्रा हाँ में है, पा आया, रा आया और फिर आ आया। ठीक है, पकार आया, हम्म रकार आया और उसके बाद में आकार प आया। हाँ सब में देखिए लास्ट में आकार आ रहा है, आ रहा है। आकार आने के कारण इनको आकारांत उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है पहले लगने वाले, ये बाद में नहीं लगते, पहले लगते हैं। तो इसलिए ये जो तीन है, प्रा, उप और अव, इनके साथ में अगर ए और ओ आता है तो ए और ओ में कोई सा भी आएगा तो क्या होगा कि ये इनका आकारांत का आ जो है, आकार इनका निकल जाएगा, आकारांत इनका निकल जाएगा। और ये जो बाकी वाले जो हैं ए और ओ हैं, ये ऐसे ही रहेंगे।
तो ये ए ओ ऐसे रहते हैं लास्ट में। तो वो जो उसका जो फर्क पड़ता है वो कैसे पड़ेगा, ये आप लोगों को यहाँ पर अब दिखाई पड़ेगा। तो जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण देखिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो आकार है वो आपको दिख नहीं रहा है, उपसर्ग में दिख नहीं रहा है, लेकिन है। जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया कि ये एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, लेकिन अगर आप ऐसे करके देख रहे हैं इनको, तो इनमें आपको दिख नहीं रहा, लेकिन है ये। तो अब आप दृष्टि आपको अपनी बढ़ानी होगी, बनानी होगी, कि उनको देखने की अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, ऐसे देखने की दृष्टि बनानी होगी, और उनके जो स्वर हैं उनको वहां से पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने उदाहरण लिया प्र प्लस एषणम। प्रा प्लस एषणम जब हमने लिखा तो क्या हुआ कि प्रा के साथ में, जब देखिए प्रा को आप ऐसे मान लिया, ऐसे लिखा हुआ है, प्लस आकार प्लस एषणम प्लस एषणम, ऐसे करके आप इसको लिखिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कैसे लिखा इसको ब्रेक करके? हाँ आप देखिए, हाँ अभी जी आपको हमने बताया था कि आ और ए जब मिलते हैं तो कौन सी संधि होती है? आ और ए के साथ में कौन सी संधि होती है, किसी को याद है? आए। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आप इसको अच्छे देखकर देखिए, यहाँ पर देखिए, यन आया ये आपका पुनरावलोकन में बताया था अभी आपको। यहाँ देखिए, आ वृद्धि संधि। और ए को जब मिलता है तो कौन सी संधि बनती है? आई। वृद्धि संधि। ये कहलाती है वृद्धि संधि। ये आ और ए वृद्धि संधि। मिलके आई बन जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि संधि। तो यहाँ पर हमने ये वृद्धि संधि का उदाहरण दिया। अब जब हम आगे गए और इसमें आ गए, हम जब यहाँ पर रूप संधि का उदाहरण देख रहे हैं, तो पर रूप संधि में हमने देखा कि ये प्रा प्लस ए क्षणम लिखा हुआ है, इसको जब हमने ब्रेक किया तो बना प्रा प्लस आ प्लस ए प्लस क्षणम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए आ के बाद में ए आया है, ये आ के बाद में ए आया, तो यहाँ पर वृद्धि संधि लगनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर वृद्धि संधि नहीं लग रही है। इसलिए क्यों? क्योंकि ये जो प्रा है, ये जो प्रा है ये उपसर्ग है। उपसर्ग के केस में ये हमारी पर रूप संधि में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर वो संधि नहीं लगेगी जो हमने पहले देखी थी, दीर्घ संधि, वहां वृद्धि संधि जो देखी थी वो नहीं लगेगी। यहाँ पे उपसर्ग होने के कारण इसमें पर रूप संधि लगेगी, और आ और ए का आई नहीं बनेगा। और पर रूप संधि कहती है कि इसका जो आ है इसका लोप हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, और केवल ए रह जाएगा, ये गायब हो जाएगा, हट जाएगा ये। तो प्रा में, ये प्रा में ए लगेगा तो ये हो जाएगा प्रे। पा में ए की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा प्रे, और फिर हो जाएगा प्रेषणम। क्लियर हुआ? स्पष्ट समूह? हाँ किसी को संदेह हो तो बताइए, क्योंकि मैं आप लोगों को सब चीज दिखाता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कम से कम यहाँ पर समझ जाएंगे। उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि संधियां आपको याद रखनी पड़ेगी कौन सी है और किसमें क्यों लग रही है। ये मैं इसीलिए आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर रूप संधि क्यों लग गई, क्योंकि आप लोगों को इस प्रकार से बनाना आना चाहिए, ब्रेक करना आना चाहिए चीजों को। तो जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तब आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया कि आ के साथ में ए, अभी हमने पहले तो पढ़ा था 3 नंबर में पढ़ा हम लोगों ने ये कि दीर्घ संधि हो जाती है। तो ये दीर्घ संधि की बजाय हमने यहाँ पे पर रूप संधि क्यों ले ली? तो वो इसीलिए ले ली क्योंकि यहाँ पे ये अकारांत उपसर्ग है, और अकारांत उपसर्ग में पर रूप संधि लगती है, और इसके बाद में ए और ओ भी आ रहा है, तो ये इसको क्वालिफाई करता है। इसलिए यहाँ पे ये आ जो है, आकार जो है इसका लोप हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। ये लिखा ना 0, इस गायब हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं आएगा इसकी जगह, और ए रह जाएगा। तो प्रा में जब ए लगाएंगे तो प्रे बन जाएगा, और प्रेषणम ऐसे करके ये बन जाता है।
ठीक है, तो अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी चीज है। इसके उदाहरण आप लोग इसी प्रकार से याद रखें। मैं नेक्स्ट वाला आपको दिखाता हूँ यहाँ से। कभी भी कंफ्यूजन हो तो इस प्रकार से आप लोगों को ब्रेक करना है चीजों को, क्योंकि शुरुआत में अभी चूंकि आप लोग सीख रहे हैं, बहुत सारी संधियां मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सी संधि में क्या है। लेकिन जब धीरे धीरे आप इसको एक हफ्ते तक आप डेली रिवीजन करते रहेंगे, देख देख के शॉर्ट रूट जो आपको दिखाए हैं, तो आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब देखिए दूसरा उदाहरण है उपसर्ग का। यह उप प्लस औषधि, उप प्लस औषधि। अब इसमें भी देखिए उप, ये एक उपसर्ग है, उप ये एक उपसर्ग है, और ये क्या हुआ, पकार प्लस आकार। तो जो आकार आया उसके साथ में नेक्स्ट आता है ओ, यहां से आया ओ, तो ये हो गया आकार और ओ। आकार और ओ जब भी मिलता है तो फिर से दीर्घ संधि हो जाएगी, ये औ बना देगा। लेकिन चूंकि ये उपसर्ग है, उपसर्ग होने के कारण यहाँ पर आकारांत भी है, और उसके बाद में ए या ओ में से ओ आ रहा है यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर, तो ये जो है पर रूप संधि का उदाहरण हो गया। इसलिए क्या होगा, जो आकार है वो गायब हो जाएगा और केवल ओ रह जाएगा। तो पा में जब ओ लगेगा तो उसके योजन से ये पो बन जाएगा, उपोषति, ऐसे बन जाएगा ये। ऐसे ही रीजनिंग आपको एक एक करके देनी है, मतलब क्या तो आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, महोदय, उपौषधि का मतलब क्या है? मतलब आप अभी मीनिंग उसमें देखिएगा, अभी सिर्फ संधियों पर ध्यान रखिए और संधियां बनाने पर ध्यान रखिए, संधियों पर ध्यान रखिए। बाकी आपको मैं एक साइट आप लोगों को बताई थी, उस पर जाइए और वहां पर आप लिखिएगा, तो आपको सारे शब्द जो भी हैं उनके मीनिंग आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ संधियों पे ध्यान रखिए, इतना ध्यान लगाइए कि कौन सी सभी 7 संधियां हो गई हैं। 7 संधियों के नाम बताएं, किसको किसको याद हो। 2 तो यही लिखे हैं। सवर्ण दीर्घ संधि, पहली हो गई सवर्ण दीर्घ संधि, दूसरी तीसरी वाली तो वृद्धि संधि है, दूसरी वाली किसको याद है, सब लोग बताएं। नहीं, गुण संधि, हाँ, गुण संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। नहीं नहीं, एक उसी क्रम में याद रखेंगे तो सारी चीजें आपको बड़ा मदद करेंगी आगे याद रखने में, वरना आपको डेफिनेशन याद करने में बड़ी परेशानी हो जाएगी। पहली हो गई सवर्ण दीर्घ, दूसरी हो गई गुण संधि, फिर तीसरी कौन सी है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि, चौथी यण संधि, पांचवी हयादी संधि, हयादी संधि, हयादी संधि, और फिर पूर्व रूप और पर रूप संधि। रूप और रूप और प्रकृति। ये तो सिंपल है, पूर्व रूप और पर रूप, पहले का रूप या बाद का रूप, पूर्व रूप पर रूप संधि। तो ये 2 संधियां, तो ये 7 संधियां तो हो गई। आप देखिए उसमें एक और उदाहरण देखिए, यहाँ से अव प्लस औषधि अवोषधि, ये भी आपको ऊपर की तरह उदाहरण की तरह ही है, उपोषधि की तरह ही है। इसमें भी अव जो है ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर उपसर्ग है, आकारांत है, और इसके बाद में ए या ओ में से ओ आ रहा है, इसलिए ये पररूप संधि का उदाहरण हुआ। इसमें आकार का लोप हो जाएगा, आकार चला जाएगा, और ओ से उसका जब योजन होगा वकार का तो वो बन जाएगा, तो इसलिए अवोषति हो गया ये। तो ये इसके थे पररूप के उदाहरण। अब हम देखते हैं एक और संधि यहाँ पर, जिसको प्रकृति भाव संधि कहते हैं। ये तीनों संधियां बहुत सरल हैं, इसलिए आप लोगों को इसमें कुछ याद ही करने की जरूरत नहीं है, इनके खाली नाम याद रखिए, इनमें आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति भाव संधि देखिए, इसमें क्या है कि प्रकृति भाव संधि के आगे देखिए क्या लिखा है, संधि निषेध। मतलब क्या हुआ कि इसमें संधि नहीं होती है, जिसमें संधि नहीं होती है उसको प्रकृति भाव संधि कहते हैं। अब किसमें संधि नहीं होगी, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं स्वर हैं सारे, कौन कौन से स्वर लिखे हैं, अ आ ई उ र और र, ये आपके स्वर हैं।
अब ये जो स्वर लिखे हुए हैं यहां से यहां तक, इन स्वर के बाद अगर र आता है, इनमें से कोई भी स्वर आएगा पदांत में, उसके बाद का जो पद होगा उसमें अगर र से शुरुआत होती है, र आता है, तो उसमें कोई भी संधि नहीं होगी, वो वैसा ही रहेगा। इसका ये मतलब हुआ। जैसे उदाहरण देखिए, वसंत प्लस ऋतु। अब इसको आप जब जोड़ के लिखेंगे, एक शब्द बनाएंगे, संधि होगी इसकी, तो ये एक शब्द हो गया वसंत ऋतु। इसके बीच का गैप चला जाएगा और ये एक शब्द बन जाएगा। दो पद से एक पद बन गया ये। और ये किस लिए बना? क्योंकि का जो है, तकार जो है इसके अंदर आया, तकार के बाद में आकार आया, ठीक है। यहाँ पे जो ये ता है, ये तकार है प्लस आकार है, इसके बाद ऋकार है, ऐसे करके है ये। तो आ के बाद में स्वर है, उसके बाद में र आ गया, इसलिए इसमें कोई भी संधि नहीं लगेगी, संधि निषेध है, कोई भी संधि, इसका कोई रूप चेंज नहीं होगा। तो ये केवल ऐसे ही जुड़ जाएंगे दोनों शब्द। तो ये दोनों पद जुड़ जाने से ये एक पद हो गया। ये दो पद हैं, इस दो पद का आप एक पद लिख सकते हैं ऐसे ही। इसलिए इसको बोलते हैं प्रकृति भाव संधि। मतलब उसकी जो प्रकृति है, जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। सबसे सिंपल है तो, जी महाराज। सबसे हाँ सरल जी। तीनों ये संधियां हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? ना नहीं। ठीक है, तो अभी हाँ जी। देखिए, धन प्लस रिद्धि ही, धन योजना रिद्धि ही, क्या बना? धन रिद्धि ही। अनुरुद्ध। पढ़ते जाइए, इसको तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा। धन धन प्लस रिद्धि, भी आया है इसलिए संधि धन है। वत्ता रिद्धि, धन रिद्धि। धन रिद्धि ही। हाँ, यहाँ पर पढ़िए, राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। राजा और प्लस ऋषि, ऋषि ही। राजर, राजा राजर्षि। राजश्री। अब यहाँ पर इसको बोल्ड राजू। ये लिखा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पे आकारांत है, अकारांत ये था, अकारांत ये है, आकारांत मतलब दीर्घ आ इसमें आ रहा है। अगर दीर्घ आ आता है तो उसका ह्रस्व हो जाता है, ठीक है। अगर दीर्घ होगा तो उसका ह्रस्व हो जाएगा। ये एक इसमें ध्यान रखिएगा, बाकी सब चीजें सेम रहती हैं। तो इसलिए राजा का जो जा है वो यहाँ पे ज हो गया, छोटा जा हो गया, ह्रस्व जा हो गया, यहाँ पे दीर्घ जा है। तो बस ये एक इसमें चीज होती है जो प्रकृति भाव संधि में आपको ध्यान रखनी है। कहीं पर भी अगर दीर्घ है तो उसका ह्रस्व रूप लगा देना है आपको, बाकी वो वैसे ही जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया राजा प्लस ऋषि, राज ऋषि। दूसरा देखिए, गुरु, बोलते जाए, गुरुनाथ। गुरु वत्ता ऋणात्। गुरुनाथ, गुरु ऋणात्। यहाँ संधि। अब देखिए यहाँ पर मैंने यण संधि लिखा हुआ है, दीर्घ था वो ह्रस्व कर दिया र। फिर से बोले। रूद था गुरु का, वो ह्रस्व कर दिया, दीर्घ था वो ह्रस्व कर दिया ना। नहीं नहीं नहीं, सेम है वो। ऋण। यण संधि पढ़ी थी, यण संधि में हमने क्या पढ़ा था? यहाँ संधि में चलिए पीछे तो एनएचसी फिर से पीछे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि यण संधि में क्या पढ़ा था। र हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये देखिए, यण संधि में ये दूसरा वाला उदाहरण देखिए, यहाँ ऊ के बाद में अगर कोई भी स्वर आता है तो क्या बन जाता है? ऊ का वा बन जाता है, ऊ का वा बन वाह। जाता है। ये कहलाती है यण संधि।
अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि हम जिस जगह पहुंचे वहां क्या हो रहा है। अब देखिए इस वाले उदाहरण में गुरु प्लस ऋणात, गुरु ऋणात, यहाँ पे यण संधि होनी चाहिए थी, रा के साथ में ऊ लगा हुआ है। ऊ जब लगता है उसके बाद में र आता है तो ये एक स्वर हो गया। ऊ के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो क्या बनेगा, वाह। ऊ के साथ में कोई भी स्वर आएगा तो क्या बनेगा, वाह। अभी हमने यण संधि में देखा ये, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है, इसलिए इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ यण संधि नहीं लगेगी। तो आप लोगों को रूप इसलिए बताते जा रहे हैं कि आप लोगों को थोड़े पीछे का भी रिवीजन हो जाएगा, याद रहेंगी थोड़ी चीजें। और प्रकृति भाव में ये यहाँ पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में र आ गया। इसमें से कोई भी स्वर होगा, उस स्वर के बाद में अगर र आता है लास्ट में तो प्रकृति भाव संधि लगेगी, यण संधि इसलिए नहीं लगेगी यहाँ पर। तो ये अपवादों को उनको ध्यान रखना है, इन संधियों को। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर रूप संधि में देखा था, पूर्व रूप संधि में देखा था, तो ये जब पदांत में ए था और उसके बाद में आकार आया तो ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण हो गया। यहाँ पे उपसर्ग है, अकारांत उपसर्ग है, उसके बाद में ए या ओ आया तो ये पर रूप संधि का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से स्वर के बाद में अगर र आता है तो ये प्रकृति भाव संधि का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पे जो पहले की संधियां हमने पढ़ी हुई हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या यण संधि, वो संधियां नहीं लगेंगी क्योंकि ये उनके अपवाद रूप हैं। तो ये तीनों संधियां अपवाद रूप में आ जाती हैं। तो अगर आप लोगों को ये याद हो गई तीन संधियां तो बाकी की संधियां आपको पहले से पता है, तो आपका सारी संधियां हो जाएंगी आपकी। व्यंजन संधि, स्वर संधियों में आपके सारे उदाहरण यहाँ से हो जाते हैं। महोदय एक और, महोदय राजा प्लस ऋषि अत्र गुणसन्धिः अपि भवतु किल? नहीं नहीं, यहाँ गुण संधि नहीं होगी। देखिए यहाँ पे आपको बताया ना, यहाँ पे राजर्षि गुण संधि नहीं, गुण संधि क्यों नहीं होगी इसका उदाहरण बताया ना, इसीलिए आपको। यहाँ देखिए राजा में आकारांत है ये, हाँ लेकिन इसके बाद में क्या आ रहा है, र आ रहा है। री। ये आपका यहाँ से देखिए, ये प्रकृति भाव संधि इसलिए हुई क्योंकि बाद में र आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये उसमें गुण संधि में नहीं जाएगा, या ये आपकी यण संधि में नहीं जाएगा। जितने भी पिछले आपने पढ़े हैं उनमें आपको कुछ ना कुछ था, लेकिन जैसे ही लास्ट में र आ जाएगा उसकी संधि चेंज हो जाएगी, वो प्रकृति भाव संधि में चला जाएगा। और उस प्रकृति भाव संधि कहती है कि संधि निषेध है। जो भी संधि आपने पढ़ी है उसके पहले यण संधि पढ़ी है, गुण संधि पढ़ी है, वृद्धि पढ़ी है, दीर्घ पढ़ी है, वो सारी संधियां निषेध हैं, ये प्रकृति भाव संधि कहती। इसलिए यहाँ पर राज ऋषि ही होगा, यहाँ पर प्रकृति भाव संधि लगेगी, कोई भी योग नहीं होगा, कोई संधि नहीं लगेगी, केवल इनका योग होगा। अस्तु महोदय, धन्यवादः। धन्यवाद। बहु सम्यक्। अग्रे गच्छामः। स्वर संधि तालिका। अब ये देखिए स्वर संधि तालिका में मैंने आप लोगों को वो सारी संधियां जो अभी तक आपने पढ़ी हैं यहाँ पर लिख दिया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव, ये सारी यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिखी हुई है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा बाद में। अभी एक और संधि आपको बता देता हूं जो आपके थोड़ा सा और काम में आएगी जब आप कुछ भी पढ़ेंगे, लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आपके काम आएगी। ये कहलाती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो है इसका नियम देख लीजिए। ये जो शब्दों में जो लास्ट में विसर्ग आता है, वो विसर्ग जब आ रहा है उसके बाद में अगर, अब देखिए यहां लिखा हुआ पहले नियम में, शब्द में विसर्ग के बाद अगर चा या छा आए, शब्द में विसर्ग के बाद अगर चा या छा आए तो उस जो विसर्ग है उसका शा हो जाता है। टा या ठा आए तो शा हो जाता है। इसी प्रकार से ता या था आए तो सा हो जाता है। ये नियम कहलाता है। विसर्ग के बाद में तो ये विसर्ग चेंज हो रहा है।
जैसे निह, निह में विसर्ग आ रहा है, ये यहां पर विसर्ग है, उसके बाद में चा आ रहा है, तो चा कौन से कन्वर्ट हुआ, शा में कन्वर्ट हुआ, ये शकार वाले शाह में हुआ, शरीफा जिसे बोलते हैं, शरीफे वाला शाह, इसमें हो गया। तो ये यहाँ पे शाह आ गया, देखिए इसके अंदर चा वैसे ही रहेगा, चल वैसे ही रहेगा। अब ये बन जाएगा, विसर्ग यहां से हट जाएगा और संधि के बाद में बन जाएगा निह प्लस चल, निश्चल। ठीक है। इसी प्रकार से धनुह, धनुह के बाद में देखिए टकार, टकार में टा आया, टा आया तो ये वाला षटकोण वाला शाह आ जाएगा, तो ये इसलिए धनुष टंकार, धनुष टंकार, इसमें ये शाह आया, शकार ये वाला आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे जो विसर्ग है इसके बाद में ता आ रहा है, तकार आ रहा है, तकार जब आता है तो ये सा हो जाता है, दंतव्य सा हो जाता है, इसको दंतव्य सा बोलते हैं, सकार हो जाता है। तो ये इसलिए यहाँ पे विसर्ग हट के उसकी जगह सा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा निस्तार। तो ये बना निश्चल, धनुष्टंकार, निस्तार। स्पष्टम हुआ, सब लोगों को क्लियर हो रहा है? हाँ जी मोहन। आमाम। हाँ, तो ये पहला नियम है। ये नियम विसर्ग जो होता है उसके बाद में, इसको और भी अच्छे तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, जो आप लोगों को वर्गों का जो वर्ण, वर्ण के जो बताए थे आपके, उसको हम कैसे लिखते हैं, का, ख, ग, घ, अंग, फिर क्या लिखते हैं, च, छ, ज, झ, य, फिर क्या लिखते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण, फिर लिखते हैं त, थ, द, ध, न, फिर क्या लिखते हैं, प, फ, ब, भ, म। अब देखिए यहां से ये देखिए तीन है ये, मतलब हम लोग जब इसको आज के बाद कभी भी रिफर करेंगे तो इनको नंबरों से रिफर करेंगे, 1 2 3, कौन से वर्ण है ये, 1 2 3 4 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो ये जो का वर्ग है, का वर्ग में पहला दूसरा, चा वर्ग का पहला दूसरा, टा वर्ग का पहला दूसरा, ता वर्ग का पहला दूसरा, पा वर्ग का पहला दूसरा। तो यहाँ पे हमने चा टा ता, इसके पहले दूसरे, तो इस वर्ग के पहले दूसरे केवल बात हो रही है, और उसमें भी केवल चा टा ता की बात हो रही है, इस ग्रुप की बात हो रही है। तो ये देखिए विसर्ग के बाद में अगर ये ग्रुप में से कोई सा भी अगर वर्ण आता है पहले दूसरे, तो अगर इसको आप देखें तो ये हो गया चा वर्ग, इसको आप चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग ऐसे करके बोलें, तो चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग का पहला या दूसरा कोई भी आएगा तो वो विसर्ग चेंज होके शा, सा, सा इसमें परिवर्तित हो जाता है। इसको ऐसे याद रखें, ये नंबरिंग याद रखिएगा, ये जो नंबरिंग आपको ये बता रहा हूं ये आपके बहुत काम आएगी नंबरिंग। तो पहले दूसरे में अगर कोई सा भी आएगा तो शा, सा, सा हो जाता है। तो ये इसका एक सिंपल शॉर्टकट है याद रखने का, और इस शॉर्टकट को देखकर हम लोग थोड़े से और भी रूल देखेंगे। अगला रूल देखिए, रूल नंबर 2, दूसरा नियम है ये। अगर विसर्ग के बाद में, अब हमने यहाँ पे शा, सा, सा जो ये तीन यहाँ पर देखे थे, ये तीनों को देख रहे हैं हम। अगर विसर्ग के बाद शा, सा या सा, ये तीनों हमने यहाँ पर देखे हैं पहले वाले रूल में ही, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है नियम 1। उसके बाद में अगर विसर्ग के बाद में शा, सा या सा आए तो विसर्ग के स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है, मतलब निह संदेह। तो निह संदेह, इसके विसर्ग के बाद में सा आया है, ये देखिए ये वाला सा आया है, तो यही वाला सा का रूप ये विसर्ग ले लेगा, तो सकार हो जाएगा, यहां पर सकार हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा नी स, ये हो गया
विसर्ग हो गया, ये विसर्ग की जगह हमने सा लिख दिया और फिर हो गया संदेह, ऐसे करके ये बन गया। तो इसलिए इसको बनेंगे निस्संदेह। ठीक है। जी महोदय। इसी प्रकार से दुह प्लस शासन, अब इसमें ये वाला शकार आया, इसलिए ये जो विसर्ग है ये वाले शा का रूप ले लेगा, तो ये इस शा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा दुशासन। तो पहले पहले वाले के बाद में, पहले विसर्ग के बाद में ये सा आया, इसलिए दंतव्य सा आने के कारण ये उसका रूप ले लिया। इस वाले में ये शा आया, शरीफे वाला आया, इसलिए इसने उसका रूप ले लिया। तो ये आपको दूसरा रूल था। अब देखिए तीसरा रूल, यहां पर कहते हैं कि अगर विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। अभी आपने देखा था कि हमने पहले दूसरे वर्णों की बात करी थी वर्ग में। तो पहला दूसरा वर्ण क्या था? का वर्ग का का खा, उसके बाद चा, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। तो पहला और अंतिम क्या है? पहला है काखा, दूसरा है पाफा, उनका पहला दूसरा। तो ये काखा और पाफा की बात हो रही है। अब उस इसमें हमने यहां पर जब लिया था तो ये लिया था पहला और दूसरा, ये वर्ण था किसका? जब ऐसे चले थे पांच वर्णों में, तो का वर्ग को हमने छोड़ दिया था और पा वर्ग को छोड़ दिया था। उसके बीच में चा था, टा था और ता था, उसको हमने यहां पे लिया था। अब हम का और पा की बात कर रहे हैं, पहले दूसरे वर्ण का वर्ग के और पा वर्ग के। अगर विसर्ग के बाद ये पहले दूसरे वर्ण हो तो उसमें कोई विकार नहीं होता। जैसे रजह प्लस कण, तो यहाँ पे का आया, तो इसलिए रजह कण हो गया, इसमें विसर्ग नहीं परिवर्तित होगा, किसी इसका कोई विकार नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा। ये एक शब्द बन गया रजह कण। तो ऐसे ही बनेगा पयः पान, पयः पान, ऐसे ही करके ये रहेगा। तो ये उदाहरण है आपका जिसमें तीसरा नियम लगा कि पहले और दूसरे जो का वर्ग और पा वर्ग में है, अगर वो आते हैं विसर्ग के बाद में तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग संधि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों के बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो उसमें आप लोगों को ये लगता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी आप अगर इसको याद रखेंगे, थोड़ा सा कहीं लिख लीजिएगा, बार बार दोहरा लीजिएगा उसको देखकर या वीडियो देखते जाइएगा, तो उससे आप लोगों को आगे जब कुछ भी लिटरेचर पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें आपको ये याद आएंगे नियम विसर्ग संधि के, तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों पढ़ते हैं। जैसे निसंदेह, दुशासन, ऐसा क्यों पढ़ा जाता है, या निहि प्लस चल होता है तो निश्चल क्यों हो जाता है, धनुष टंकार कैसे बना, तो इसको जब अलग अलग करके पढ़ेंगे तो धनु प्लस टकार ऐसे करके पढ़ेंगे, तो ये उसमें बड़ा काम आता है आप लोगों के। व्यंजनों का हमने ये वर्गीकरण जब आपको ध्वनियों के बारे में बताया था तब ये आपको दिखाया गया था। इसमें आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें जो अल्प प्राण महाप्राण ऐसे करके लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, इधर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये अल्प प्राण लिखा है, महाप्राण लिखा है। अल्प प्राण जो होते हैं वो कम वायु, कम श्वास के साथ में जब लिए जाते हैं, वो शब्द बोले जाते हैं या वो वर्ण बोले जाते हैं, उनको अल्प प्राण वाले वर्ण बोलते हैं। जिसमें थोड़ा तेज हवा निकलती है, सांस जो थोड़ी ज्यादा उसमें होती है, उसको हम महाप्राण बोलते हैं। और ये देखिए अल्टरनेट है, पहला आया अल्प प्राण, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा, ऐसे करके ये चलते जाएंगे। ये पांचों में ये एक अल्टरनेट रूप में पांचों में चलते रहते हैं। तो ये हो गए आपके अल्प और महाप्राण का उदाहरण। उसके ऊपर देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है अघोष और सघोष, यहां लिखा है सघोष। इसको सघोष भी बोलते हैं या घोष भी बोलते हैं, सा हटा सकते हैं, घोष बोलते हैं। अब ये सघोष और अघोष भी देखिए, अघोष ये पहले जो दो कारण है, दो कॉलम है, पहला दूसरा, फिर ये तीसरा और चौथा, ये सघोष के उदाहरण हो गए। फिर ये हो गया पांचवा, और इनको अगर आप आगे बढ़ाएं तो ये और दूसरे उदाहरण हो जाते हैं, ये और ये।
ये तीनों अलग हैं, इसलिए इनको वर्ग में नहीं रखा है, लेकिन एक टेबल में रखा हुआ है। तो यहां से क्या हुआ कि पहले दो जो हैं वो अघोष कहलाते हैं, पहले दो जो ये हैं इनको अघोष कहेंगे, फिर उनके बाद के जो बाकी दो हैं उनको सघोष बोलेंगे या घोष बोलेंगे, और फिर उसके बाद में देखिए यहां पर जो ये पांचवा है ये हमारा घोष में आ गया। तो ये इस प्रकार से चलते हैं। तो यहां से जो घोष के वर्ण हैं इनको ध्यान रखिए, घोष हमारे कौन कौन से हैं, 3 4 5। कौन से है घोष? समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? 3 4 5 ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 4 5 लिखा हुआ है। जी महोदय। तो ये ऐसे आपको याद रखना है, ये ऐसे याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। वर्ण आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, केवल नंबर याद करेंगे आप। ये शॉर्टकट है, हम लोग सब लोग ऐसे ही याद रखते हैं चीजों को, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो आप 3 4 5 जब भी बोला जाए तो वर्ण में आप देखिएगा, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ और ये पांचवा हुआ। 3 4 5 की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? ये हो गया 3 वाला, ये 3 हो गए, तो किस वर्ग का है तीसरा, वो आप इससे देखिए। इसी प्रकार चौथा किस वर्ग में है, उसका चौथा वर्ण निकाल सकते हैं। पांचवा किस वर्ण का है, उससे पांचवा निकाल सकते हैं। तो ये उसके शॉर्टकट हैं याद रखने के। अब इन घोष वर्ण को इसलिए आपको दिखाया है क्योंकि अगला जो विसर्ग संधि का उदाहरण है वो घोष के ऊपर उदाहरण है। तो आप लोगों को ये 3 4 5 इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आगे भी लिखा हुआ है घोष और अघोष लिखा हुआ है, उसमें यारा, लावा और हा ये भी घोष के उदाहरण हैं। तो जब हम संधि प्रकरण का अगला विसर्ग संधि में देख रहे हैं नियम, तो यहां पर देखिए जो नियम है वो कह रहा है कि अगर संधि के समय विसर्ग से पहले आकार हो, विसर्ग के पहले आकार हो और बाद में घोष व्यंजन हो या हा हो, तो घोष व्यंजन अभी आपको बता दिए 3 4 5, या हा हो उसके बाद में, तो उस जगह पर वो जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मनः प्लस भावा, यहां पे देखिए मां जो है और ना है, तो यहां पर विसर्ग जो आ रहा है उसमें ये सारी की सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। आकार भी आ रहा है, विसर्ग के पहले आकार है, विसर्ग के बाद में 3 4 5 या हा, तो 3 4 5 में ये भा जो है किस वर्ग में आता है, पा वर्ग में आता है। पा वर्ग में 3 4 5 क्या हुआ, पा फा, उसके बाद आता है पा फा बा भा मा, बा भा, भा कौन सा हुआ, चौथा। उंगली पे गिन के देखिए, पा फा बा भा मा, तो भा जो है वो चौथा आता है। तो ये घोष व्यंजन हुआ, ये घोष व्यंजन की पहचान हो गई। तो इसलिए ये जो विसर्ग है ये परिवर्तित होके ओ में बदल जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा ओ में, इसलिए यहाँ पे मनोभावा हो गया। इसी प्रकार से देखिए यशः प्लस दा, दा किस वर्ग में आता है, जोर से बोलें, सुनाई नहीं पड़ा। ता वर्ग में आता है, ता था दा धा ना, तो कौन सा वर्ण हुआ ये उस वर्ग का, तीसरा हुआ। तो ये घोष व्यंजन हो गया। तो घोष व्यंजन वाली डिफिनीशन पूरी हो रही है, यहां से पहले आकार आ रहा है बाद में घोष व्यंजन है, तो इसलिए ये विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा। तो ये यशः प्लस दा यशोदा, इसलिए ये यशोदा बन गया। अभी समझ में आ गया ये नियम क्या है? जी महोदय। हाँ, अब देखिए एक और नियम है विसर्ग संधि का, कि अगर विसर्ग संधि से पहले आ या आ को छोड़कर, अभी हमने आ देखा था कि इस पहले नियम 4 में आ था, लेकिन अब हम कह रहे हैं उसको छोड़कर अगर कोई दूसरा है, कोई घोष वर्ण है, तो घोष व्यंजन तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ या आ अगर नहीं हो तो वो रा में परिवर्तित हो जाता है, रेफा बन जाता है उसका। ठीक है, ये यहां से आपको चेंज हो गया। यहां पर ओ की जगह इसमें अगर आ आएगा तो ओ हो जाएगा, और अगर आ नहीं आ रहा, कोई दूसरा स्वर आ रहा है तो रा बन जाएगा वो। तो इसीलिए जब आप निहि प्लस गुणः देखते हैं
तो यहां पर अकार देखिए नहीं है, इसमें इकार हो गया, तो ये आ नहीं है, आ नहीं है और घोष है, घोष गा है, गा मतलब हो गया का वर्ग में आता है, तीसरा हो गया ये, का खा गा तीसरा हो गया, तो 3 4 5 और हा, तो वो घोष वर्ण हो गया। तो इसलिए यहाँ पे ये जो विसर्ग है ये रा बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे निर्गुणः ऐसे बन गया। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पे दुह, यहाँ पे देखिए उ आ गया, अकार नहीं है, विसर्ग के पहले उ आ गया, उकार आ गया, और उसके बाद में यहाँ पे कोई स्वर आ गया, ठीक है, बाद में ये घोष वर्ण में आ जाता है, तो यहाँ पे उकार आ गया, तो यहाँ क्या होगा, ये चेंज होएगा, रा विसर्ग जो है रा में चला गया और उसमें ऊ की मात्रा लगी, तो ये हो गया रू, तो ये बन गया दुरुपयोग। इसी प्रकार से अंतिम जो उसका नियम है, ये तो सबसे सरल है, अगर संधि के बाद विसर्ग, संधि के समय विसर्ग के बाद अगर ता या शा, अब ये देखिएगा, अगर त श या ये वाला सा अगर हो तो ये शा और सा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे निह प्लस संतानः, तो यहां पे क्या हुआ, जो सा था ये विसर्ग के बाद में सा आ गया यहां पर, इसलिए ये सकार में परिवर्तित हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से नी के बाद में तेजह, अब यहां से देखिए ता है तो इसलिए ये सकार में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से ये शा आ गया, शा आ गया तो ये शा में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसलिए निह संतानः, निस्संतानः, निह तेजः, इसलिए निस्तेजः, और ये दुशासनः, तो इसमें दुशासनः ये वाला शकार बन जाएगा। तो ये आपके विसर्ग संधि इससे कंप्लीट हो जाती है आपकी। ये आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा 2-4 बार इन संधियों के बारे में कि किसमें कौन सी संधि है क्या है, लेकिन ये सरल हैं संधियां, इनमें आप लोगों को कोई ज्यादा याद नहीं करना है। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, एक साथ पढ़ेंगे, तो ये आप लोगों को कंठस्थ हो जाएंगी, इसमें और कुछ है नहीं। और ठीक है, विसर्ग संधियों के बहुत सारे नियम हैं, उन सब नियमों में हम धीरे धीरे देखते जाएंगे, लेकिन विसर्ग संधि के जो भी नियम हैं वो बड़े सरल हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहेगा उनको करना। लास्ट वाला ये जो रूप है, इसमें विसर्ग संधि में विसर्ग का लोप होता है, इसको देख लीजिए। अगर विसर्ग, अगर संधि करते समय विसर्ग से पहले ये जो है आ आकार है और उसके बाद कोई विभिन्न स्वर है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पास पास हुए संधि उनकी संधि नहीं होती है। जैसे अतः प्लस एवह, यहाँ पे अतएव बन जाता है, क्योंकि इसमें विसर्ग है, उसके पहले अकार है और यहाँ पर उसके बाद कोई दूसरा स्वर है, अकार नहीं है, कोई दूसरा है, इसलिए ये अतएव बन जाएगा। तो संधियां हैं, आप लोग पता नहीं सब सारी याद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक दिन में तो याद नहीं होंगी आप लोगों को। इसके लिए आप लोगों को कम से कम 1 हफ्ता आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा। मैं आपसे बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन कभी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, लिटरेचर जब भी कुछ देखेंगे, कोई वाक्य देखेंगे, तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा इसमें कौन सी संधि लग रही है, तो आप कम से कम ये संधियां पहचान लीजिए। तो अगर संधियां आपने पहचान लिया तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ये नियम आपको नहीं बताता हूँ आगे, नियम 8वां नहीं बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए आज कुछ ज्यादा हो जाएगा ये। तो हम इसको यहीं पर विराम करेंगे और संधि प्रकरण यहीं पे खत्म हो जाता है, विसर्ग संधि के साथ में यहीं पे खत्म हो जाता है। हम ये संधि की 2 क्लासेस आपको इसीलिए इम्पोर्टेंट थी आपको बताना, क्योंकि जब भी आप आगे पढ़ें तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें। कोई भी चीज जब संस्कृत की आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कई शब्द आपको मिलेंगे, क्योंकि संस्कृत की खासियत ही यही है कि संस्कृत को ऑप्टिमाइज करके लिखा गया है, बनाया गया है। जब संस्कृत को ऑप्टिमाइज करने की बात होती है तो उसमें ऐसा माना जाता है कि जो हमारे मनीषी थे, जो विद्वान थे, जो पंडित थे,
उन्होंने उसको इतना ऑप्टिमाइज किया हुआ है, इतना सूक्ष्म रूप करने की कोशिश करी है, उसका लघु रूप करने की कोशिश करी है कि वो उसकी एक खासियत बन गई लैंग्वेज की। और कोई भी शब्द हमारे यहाँ है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका विच्छेद करेंगे आप, तो आपको उसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमको वो दृष्टि पैदा करनी है कि हम उस संधि विच्छेद कर सकें, वर्णों का विच्छेद कर सकें। तो उससे हमारे सामने जो शब्द लिखे होंगे, चाहे वो आप गीता पढ़ें या महाभारत पढ़ें या कोई भी और पढ़ेंगे, तो उसमें आपको जब संधि विच्छेद के नियम आपको पता हो जाएंगे कि किस शब्द से ये बना है, तो आपको जो मूल शब्द आएंगे ना, तो उससे आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा चीजें क्या है, उस शब्द का या उस वाक्य का क्या मतलब है। ये आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में कुछ चीजें और हैं जो क्रिया हैं। क्रिया आपको पता होने चाहिए, लकार आपको पता होने चाहिए। तो वो जो लकार हैं उनके बारे में भी हम एक सेशन, क्विक सेशन करेंगे। तो लकार आपके उसमें 2-3 लकार हम आपके कंप्लीट कर लेंगे एक ही सेशन के अंदर। तो शॉर्ट सेशंस हैं, एक एक सेशन के अंदर हम कोशिश करेंगे इनको कवर करने की। इनसे फायदा आपको ये होगा कि देखिए, आप लोग परिचय और प्रवेशः के कोर्सेज तो पढ़ ही रहे हैं संस्कृत भारती से या किसी और संस्थान से भी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वो तो आपका कोर्स चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों को बोलने की तरफ धीरे धीरे लेकर जाएं, जो आप सही माने में आप बोल सकें, समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। जब आप पढ़ें तो आपको समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो जब आप चीजों को शुरू में जब शुरुआत करते हैं, तो आप चीजों को आइडेंटिफाई करना पहले उनसे पहचान बनाते हैं। आपको पता नहीं है कि उसका मतलब क्या है, वो क्या है, लेकिन वो कैसे हो रहा है, शब्द कैसे जुड़ रहे हैं, उनसे क्या बन रहा है। आपने बहुत सारे संस्कृत में श्लोक देखे होंगे, तो उन सब में जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु ऐसे करके उसमें लिखा होता है, हमने वो सब देखा हुआ है। लेकिन कभी भी हमको समझ में नहीं आया कि कहीं पर ये विसर्ग कन्वर्ट होकर रा में हो जा रहा है, कहीं मकार है क्यों आ रहा है। तो वो जब हम ये छोटी छोटी चीजों को यहाँ पढ़ते हैं, तो वो दृष्टि पैदा होती है, जिससे हमको उनके अंदर उनके जो निहित भाव हैं या उनका जो शब्द का उच्चारण है या उनके जो अर्थ हैं, वो हमको पहचानने की शक्ति आ जाती है। और जब वो शक्ति हमारे अंदर आएगी, वो दृष्टि जब हमारे अंदर आ जाएगी, तो बोलना और समझना आसान हो जाता है। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से ये किया जाए। तो ये आशा करता हूँ कि सब लोगों को सेशन समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी आया है, कुछ पार्ट ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया है संधियों में, तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग वीडियो मैं शेयर करूंगा, वो रिकॉर्डिंग जो है आप लोग देखते रहिए, बार बार देखिए उस रिकॉर्डिंग को, वहां से रिवाइज करिए अपने कॉन्सेप्ट्स और अपने नोट्स बना लिए। सबसे बढ़िया चीज है कि आप लोग छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए अपने पास एक साथ। मैं तो अपने पास एक किताब, एक कॉपी रखता हूँ, नोटबुक रखता हूँ, और उसमें मैं शॉर्ट में अपने नोट्स बनाता जाता हूँ। तो मुझे वो बहुत हेल्प करते हैं एक साथ रिवाइज करने में। तो वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, सेशंस में रेगुलर रहिए। तो ये धीरे धीरे करके आप लोगों को एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाएगा जहां आप लोगों को खुद बोलने की प्रवृत्ति होगी। आप लोग खुद लगेगा कि हम कुछ थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दें, आ गया हमको कुछ। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। महोदय वो कौन सा वेबसाइट था जिसमें मीनिंग मिलेगा? हाँ, वो है एक साइट है, उसका नाम है लर्न संस्कृत। मैं उसमें भेज दूंगा, आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है सर। लिंक भेज देता हूँ, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा वहां से। ठीक ठीक है। ठीक है, उसमें आप अच्छा रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको, यहीं पर ही दिखा देता हूँ। जिन लोगों को देखना है वो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आप लोगों को अब दिख रहा होगा, हाँ ये साइट है। इस साइट का नाम है learnsanskrit.cc। ठीक है, हाँ learnsanskrit.cc।
यहाँ पर आप ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जो भी वर्ड आपको लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा नयति, तो यहाँ पर आपके देखिए लेफ्ट साइड में वर्ड आ जाएंगे, सजेशन आ जाएंगे। आप उससे संबंधित अगर एक शब्द है तो ठीक है, ज्यादा है तो ज्यादा यहाँ पर आ जाएंगे। आपको जो भी चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नीचे ये रिजल्ट आ जाएंगे उसके, और इसमें बहुत सारे आपको मीनिंग उसके मिलेंगे। जैसे उसमें एक अच्छी बात यह है कि जैसे नयति है, नयति का जो धातु है वो देखिए, उसका जो रूप है वो आपको यहाँ से पता चल जाता है। ये नी धातु से बना हुआ है, तो जी नी से नयति बना हुआ है। तो ये क्रिया है नयति, धातु है उसकी नी, ठीक है। उसका मतलब होता है कैरी, तो एक मतलब उसका कैरी है, मतलब ले जाना, उसका ये मतलब है। तो यहां से आप पता कर सकते हैं। अगर आपको कोई शब्द ऐसा है जैसे आप लोगों को नहीं आ रहा है, संस्कृत में नहीं आ रहा है आपको, और आपको अगर इंग्लिश है, इंग्लिश में जैसे आपको आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश का भी आता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कम, तो ये कम से जितने भी आ रहे हैं ये कम का एक उदाहरण है। तो आपने कम पढ़ लिया तो देखिए यहाँ पे कम के लिए आगच्छति, आगच्छति इसका शब्द है। आगच्छति कैसे बना है, इसमें आ और गम है। गम जो है वो धातु है। आगच्छति यहां से देखिए आगे लिखा है वर्ब, तो ये क्रिया है आगच्छति। इसमें गम जो है वो धातु है, और ये अभी आपने पढ़ा था उपसर्ग, तो ये उसमें उपसर्ग लगा हुआ है आ, तो इससे बना ये आगम। तो अगर आपको गम पता है तो उसमें आप ये इस प्रकार से उपसर्ग लगा सकते हैं, और उनसे आप नए नए शब्द बना सकते हैं। तो यहां से ये बड़ी आपकी मदद करेगी। इसको आप थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पर यहां से देख सकते हैं। जी महोदय। ठीक है, किसी और का कोई और क्वेश्चन है? किसी को और पूछना हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अगर नहीं है तो यहीं पर सेशन को खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। शुभरात्रि। नमः।